एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी वाला के इस मंच पर। मैं गौतम आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग मौसम, ईशा, प्रतीक, रोली, रितिका, आशा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। साहिल, सत्यम, कल्पना, नजिम, स्वागत है आपका भी। अंजलि, गुड आफ्टरनून। ईशा, गुड आफ्टरनून। उषा, मनीष, गुड आफ्टरनून। रितेश, सुबोध, अंकित, रोली, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। बिल्कुल मैं अच्छा हूँ। मौसम, आप अपना सुनाएं। रितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खुशबू जी, आपका भी स्वागत है। राधा, वर्षा, जय हिंद, राजेश, सबका वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मयूर, साहिल, गुड आफ्टरनून। अल्ताफ, स्वागत है आपका भी। कल्पना, मैं अब मेरी तबीयत ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। सचिन, गुड आफ्टरनून। क्या बात है, हमारे बच्चे बड़े प्रॉम्प्ट हैं, एकदम टाइमली जुड़ जाते हैं। वंदना, गुड आफ्टरनून। चलिए, अच्छी बात है, सारे लोग ठंड में अपना ख्याल रखें। मैं भी अच्छा हूँ साहिल जी। जुड़ जाओ फटाफट, 1 मिनट और सारे हमारे बच्चे। अब तो आप लोगों के नाम भी याद हो गए। राजीव, गुड आफ्टरनून। अंजलि कुशवाहा, आपका भी स्वागत है। रोली ओझा, नमस्ते, खुश रहिए। मेघा, गुड आफ्टरनून, खुश रहिए। राजीव, धन्यवाद। एकदम अनुराग, थैंक यू। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो अब तक हम लोग सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे थे, है ना। कि समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अगर हम समझें तो उसकी मूलभूत अवधारणाओं को जानना जरूरी है। और पिछली 3-4 कक्षाओं में हमने समाजशास्त्र की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, कंसेप्ट, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। हुबा, आपका भी स्वागत है। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी। तो अगर आपने सोशियोलॉजी के उन बेसिक कंसेप्ट की क्लास का रिवीजन किया होगा तो पूरी की पूरी सोशियोलॉजी समझने में आसानी होगी। वैसे भी मैं जहां भी कोई कंसेप्ट आएगा दोबारा उसको एक मिनट के लिए आपको दोबारा रिकॉल करा दूंगा, है ना। तो आज बच्चों हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला जो 1-2 टॉपिक दिन की क्लास होगी उसमें थोड़ा दर्शन है। कोई बात नहीं, रितेश आ जाया करिए समय निकाल कर, लाइव क्लास का अपना ही है। खुश रहिए। अनुज, सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है ही ऐसा अनुराग, पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। समाज के बारे में बहुत सारी बातें आप जानते ही हैं। शिवानी, गुड आफ्टरनून। ठीक है बच्चों, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में चर्चा की, जहां हमने देखा कि समाज क्या है, फिर समाज के प्रकार, समाज की विशेषताएं, फिर समाज के अन्य स्वरूप जिसमें हमने समुदाय, एक समाज, समिति, संस्था, इन सब के बारे में चर्चा की। और अंत में हमने परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में चर्चा की। तो वो तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स था बच्चों। आज से हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और आज से हम लोग स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें अगर आप देखें तो आज हम लोग सोशियोलॉजी पेपर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। डेली क्लास में नोट्स मिलेगा ही। नीति, स्वागत है। प्रवीण, आपका भी स्वागत है ना। बढ़िया हूं मैं। तो हम लोग आज स्टार्ट क्या कर रहे हैं, समाजशास्त्र पेपर 1, है ना। समाजशास्त्र प्रश्न पत्र 1, पेपर 1 लिखा ही है क्या, समाजशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत। सुप्रिया, देवांश, सबका स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम लोग यूनिट 1 के बारे में
स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारा पहला यूनिट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोशियोलॉजी पेपर 1 जो है वो 10 यूनिट में बटा हुआ है, और 10 यूनिट में जो है सेक्शन 2 है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की दृष्टि से सिलेबस में सेक्शन वाइज क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन का ट्रेंड देखें तो वहां पे 2 सेक्शन होते हैं। एक पहले सेक्शन में 4 सवाल और दूसरे सेक्शन में 4 सवाल। सामान्यतः यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 को सेक्शन ए में रखा जाता है, और यूनिट 6 टू यूनिट 10 को सेक्शन बी में रखा जाता है। दोनों से 4-4 जो है वह क्वेश्चन रहते हैं। डेली नोट्स क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस तैयार होने ही वाला है, मिल जाएगा, चिंता ना करें, पीडीएफ की दिक्कत होने नहीं दूंगा, मैं बेसिक से समझाऊंगा। मिलना है, बिल्कुल मिलना है, और वो हमारी टीम लगी हुई है, बन रही है। थोड़ा स्तरीय स्रोत अगर आपको प्रोवाइड किया जाए तो थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है बच्चों, बस पहले ही वीक में थोड़ा टाइम लगा है, उसके बाद फिर हम लोग क्लास के पहले ही आपको नोट्स मिल जाएगा। डेली नोट्स मिलने लगेगा, बिल्कुल मिलेगा। कितनी बार एक ही बात पूछोगे प्रज्ञा, देख लिया है ना, मिलेगा आपको नोट्स, चिंता नहीं करना है। तो प्रश्न पत्र 1 में, यूनिट 1 में सिलेबस में क्या मेंशन है बच्चों? 3 सब टॉपिक हैं। समाजशास्त्र विद्या शाखा, इस टॉपिक का नाम है सोशियोलॉजी डिसिप्लिन, समाजशास्त्र विद्या शाखा, है ना। इसमें 3 सब टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है वह है यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन एवं समाजशास्त्र का आविर्भाव। जो फर्स्ट टॉपिक है वह है यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का उद्भव, आविर्भाव, उत्पत्ति, जो भी कह ले। यानी पहले टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट एक सोशियोलॉजी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें पहला यूनिट है यूनिट 1 समाजशास्त्र विद्या शाखा। इसमें 3 सब टॉपिक हैं। पहला टॉपिक क्या हो गया बच्चों, यूरोप में आधुनिकता, कि कैसे यूरोप में आधुनिकता आई और उससे सामाजिक परिवर्तन हुआ, और उस सामाजिक परिवर्तन ने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को जन्म लेने में, उदित होने में, उसकी उत्पत्ति कराने में, उसके उद्भव को कैसे भूमिका उसमें निभाई। तो यह आज की कक्षा हम लोग इसी पर आधारित होगी। दूसरा जो सब टॉपिक बच्चों है वह है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स कंपैरिजन विथ अदर सोशल साइंसेस, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से, अन्य सामाजिक विज्ञान जो भी समाज से संबंधित अन्य सामाजिक विज्ञान है, चाहे इतिहास हो, दर्शन शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, मानव शास्त्र हो, तो इतिहास या अन्य जो भी सामाजिक विज्ञान है उनसे समाजशास्त्र की तुलना करेंगे हम लोग कि कैसे यह उन विज्ञानों से अलग है। नमस्ते कोमल। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, स्कोप एंड अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना, अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना। और अंतिम जो सब टॉपिक है वह है समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध, सोशियोलॉजी एंड कॉमन साइंस। क्या समाजशास्त्र और सामान्य बोध दोनों एक ही चीज है? जो दिन प्रतिदिन के सामाजिक जीवन के बारे में जो हमारे सामान्य विचार है, सामान्य जो बोध है, क्या वही समाजशास्त्र है? अंशिका, मनीष, श्रुति, खुश रहिए, सभी को स्वागत है। थोड़ा पहले जुड़ जाया करें, है ना। यानी आज यूनिट 1 मेन जो टॉपिक है, साना आपका भी स्वागत है। यूनिट 1 में समाजशास्त्र विद्या शाखा है, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन, और जो फर्स्ट टॉपिक है वह है मॉडर्निटी इन यूरोप
एंड सोशल चेंज, कैसे यूरोप में आधुनिकता और सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकता आती है उससे सामाजिक परिवर्तन होता है और समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में उद्भव होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। फिर दूसरा जो सब टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। आखिर समाजशास्त्र में हमको क्या पढ़ना है, इसकी सीमा क्या है, आखिर समाजशास्त्र जो एक विषय के रूप में है उसकी विषय वस्तु क्या है, हम किन किन चीजों का अध्ययन समाजशास्त्र में करते हैं। समाज तो अमूर्त है और समाज की जो है वह बहुत ही अत्यंत विशाल है। तो क्या समाज का जब हम अध्ययन करें तो उसके समस्त पहलुओं का हम अध्ययन करें, या समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अगर आया है तो यह किसी विषय क्षेत्र से जुड़ा होगा, यानी इसका एक विषय क्षेत्र होगा, यानी समाजशास्त्र में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, यानी समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना। आखिर बहुत सारे सामाजिक विज्ञान हैं, बहुत सारे सोशल साइंस रिलेटेड टॉपिक हैं, चाहे इतिहास हो, मानव शास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति विज्ञान हो। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो वह उनसे कैसे अलग है, तो इसकी तुलना करनी है हमें, क्योंकि इतिहास में भी हम कई बार समाज की चर्चा करते हैं, राजनीति विज्ञान में भी हम समाज की चर्चा करते हैं, अर्थशास्त्र में भी समाज की चर्चा करते हैं, अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों में भी कहीं ना कहीं समाज जुड़ा रहता है। तो फिर समाजशास्त्र में जिस समाज को हम पढ़ रहे हैं वह अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक कैसे है, अलग कैसे है, यही हमारा सेकंड सब टॉपिक है। देखो बच्चों, अच्छे से पहली बार हम लोग सिलेबस में प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे पहले आप विषय, आपका टॉपिक क्या है अगर समझ जाएंगे तो आप अंदाज लगा लेंगे कि प्रश्न कहां से पूछे जा रहे हैं। तीसरा जो है वो है समाजशास्त्र और सामान्य बोध। सामान्य बोध जो दिन प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में हमारे सामान्य विचार हैं, जो वैज्ञानिकता पर आधारित नहीं है, जो किसी पूर्वाग्रह, मूल्य, मान्यता, प्रथा, परंपरा आदि पर आधारित है। तो क्या समाजशास्त्र और सामान्य बोध दोनों एक ही बात है या दोनों में अंतर है, ये तीसरा टॉपिक है। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि इससे कम से कम एक 20 नंबर का या एक 10 नंबर का, यानी 30 नंबर, कई बार तो 30 नंबर तक, मिनिमम 20 नंबर या 10 नंबर एक सवाल आना ही आना है। कई बार टॉप यूनिट सब टॉपिक 1 से पूछता है तो कई बार सब टॉपिक बी से पूछ देता है। अपेक्षाकृत जो तीसरा सब टॉपिक है सामान्य बोध, इससे भी सवाल रहे हैं, लेकिन इन दोनों की तुलना में कम सवाल रहे हैं। यानी अगर मैं कहूं कि इस यूनिट 1 से कितने क्वेश्चन आते हैं तो 20 मार्क्स के सवाल आते हैं या 10 मार्क्स के सवाल आते हैं। 20 मार्क्स के लिए आपको पता ही है कितने शब्द सीमा में, आपको लगभग 300 शब्द सीमा में आपको लिखना है, और 10 मार्क्स के लिए 150 शब्द में उत्तर लिखना है। एक बार विगत वर्षों में क्या प्रश्न इस पर्टिकुलर खंड से पूछे गए हैं, अगर वो आप देख लेंगे तो पढ़ने में इंटरेस्ट ही आपका जो है जग जाएगा। चलते हैं, एक बार प्रश्न देखें बच्चों, घबराना नहीं अभी प्रश्न देखकर। देखिए 2022 अंतिम मुख्य परीक्षा जो हुई है इसमें 10 मार्क्स का एक सवाल क्या पूछा है, अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में समाजशास्त्र के दायरे को परिसीमित करें। डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंस। अभी जस्ट मैंने आपको क्या कहा बच्चों कि अगर आप टॉपिक नंबर बी देखें तो क्या है इसका सब टॉपिक नंबर बी, दूसरा अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसकी तुलना। अब देखिए प्रश्न, जाहिर सी बात है कि प्रश्न जो पूछा है यह यूनिट 1 सब टॉपिक नंबर बी से पूछा गया है, और कितने सवाल का है, कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, यानी आपको 150 शब्द में इस प्रश्न को लिखना है। आज मैं 2-4 प्रश्न रखूं ताकि आपको अंदाज लगे। दूसरा देखिए, आपके विचार से ये 2022 का, देखिए इस साल इस टॉपिक से यानी यूनिट 1 से 30 नंबर के सवाल आ गए। एक सवाल 20 नंबर का पूछता है कि आपके विचार से समाज शास्त्र के उदय में यानी उत्पत्ति में, उद्भव में, प्रबोध यानी प्रबोधन, जिसको आप इंग्लिश में एनलाइटनमेंट कहते हैं, के किन पहलुओं ने मार्ग प्रशस्त क्रिया विस्तार पूर्वक समझाएं। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ एनलाइटनमेंट डू यू थिंक paved way for the emergence of sociology elaborate। यानी एक विषय के रूप में जो समाजशास्त्र आया वह
किस प्रकार उसके उदय में प्रबोधनकालीन परिस्थितियां, एनलाइटनमेंट पीरियड, उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखो बच्चों, 30 नंबर का सवाल इसी टॉपिक से आ गया, इसीलिए सोशियोलॉजी में नंबर लाना बहुत ही आसान है। अगर आपने सिर्फ क्लास को अच्छे से समझ लिया है तो यहां पर एक संदर्भ में आपको पता है कि इस सेक्शन से इतना नंबर आना है, और अगर विगत वर्षों का प्रश्न पढ़ा हुआ है तो देखना कई प्रश्न रिपीट होंगे और बिल्कुल नए टाइप के प्रश्न कम बनते हैं। तो दो क्वेश्चन, ये 2022 का दोनों एग्जाम का प्रश्न है, देख सकते हैं आप। कुछ और एक प्रश्न देख लें। देखिए 2021 में भी अगर आप देखें तो उस साल 30 नंबर का सवाल यहां से बच्चों पूछ दिया गया। देखिए 2021 में एक क्वेश्चन नंबर 20 नंबर 10, 30 नंबर 10, 40 नंबर का सवाल एक तरह से आप कह लें यहीं से पूछ दिया गया। यूनिट 1 से क्या पूछा है? बहुविषयकता के बढ़ते महत्व के दृष्टिकोण से क्या आप समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से कैसे संबंधित मानते हैं? बहुविषयकता मतलब क्या हुआ? बहुत सारे जब विषयों की बात हो रही है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात हो रही है, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, बहुत सारे विषय मिलकर हम अंतर विषयक दृष्टिकोण, एक विषय को दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ रहे हैं। तो जब बहुविषयकता की बात होगी और उसका महत्व बढ़ेगा तो उस संदर्भ में समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से हम कैसे संबंधित मानेंगे? ये 20 नंबर का सवाल है। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप पहला और एकमात्र स्थान था जहां आधुनिकता का उदय हुआ, टिप्पणी करें। अब देखो बच्चों, ये किस सब टॉपिक से है? तो सब टॉपिक नंबर 2, अभी जस्ट आपको बताया कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना, 20 मार्क्स का सवाल एक आ गया। और 10 मार्क्स में एक पूछा कि यूरोप पहला और एकमात्र स्थान था जहां आधुनिकता का उदय हुआ, टिप्पणी करें। ये टॉपिक नंबर 1 है, यानी जो सब टॉपिक नंबर 1 ए कह लें आप। तीसरा प्रश्न देखिए 2021 में 40 नंबर के सवाल आ गए। क्या पूछता है? समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि से कैसे संबंधित है, यानी कॉमन सेंस से या कैसे रिलेटेड है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कुल मिलाकर 40 नंबर के सवाल 2021 में यहां से आए। 2022 में 30 नंबर के सवाल, 2020 में मात्र एक सवाल आया। देखिए समाजशास्त्र के उद्गम में बौद्धिक शक्तियों के किस तरह योगदान दिया, यानी जो भी इंटेलेक्चुअल फोर्सेस हैं उन्होंने सोशियोलॉजी को एमर्ज होने में, उसके एमर्जेंस में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, विवेचना करें। 2020 का एक सवाल पूछा है 10 मार्क्स का, जिसको 150 शब्द में लिखना है। 2019 में पूछता क्या है? एक अनुशासन के रूप में समाजशास्त्र के आविर्भाव के ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों की विवेचना करें। पूर्ववृत्त, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स, मतलब इतिहास में पहले जो बातें हुई। तो कहता है एक अनुशासन के रूप में, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का जो आविर्भाव मतलब उत्पत्ति, उद्गम, ये सब शब्द हिंदी के हैं। तो आविर्भाव मतलब इसकी उपस्थिति, जन्म, उद्भव के ऐतिहासिक पूर्ववृत्तों का, यानी इसके ऐतिहासिक पहले की घटनाओं का आपको बताना है। 10 नंबर का सवाल है, 150 शब्द में आपको लिखना है। गुड आफ्टरनून नीलम, थोड़ा पहले आया करें। देखिए 2018 में सिर्फ एक, 2018, 19, 20 में सिर्फ 10 मार्क्स का पूछा। फिर अगर आप गौर करेंगे तो 2017 में 30 मार्क्स का सवाल पूछ दिया है। 20 और 10 यहां देखिए, 2017 में 20 नंबर और 10 नंबर। 2016 में 2 क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन मैं एक बार तेजी से पढ़ता हूं, जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आप लिख कर दिखाएंगे कि क्या आप लिखने की स्थिति में हैं अथवा नहीं है। समाजशास्त्र का फोकस बिंदु अन्योन्य क्रिया पर आधारित है। आप इसको सामान्य बुद्धि से किस प्रकार प्रभेदित करते हैं, अलग करते हैं, है ना। कहता है कि सोशियोलॉजी का जो फोकल पॉइंट है, फोकस बिंदु जिस पर यह ध्यान देता है, वह अन्योन्य क्रिया पर आधारित है। फिर सामान्य बुद्धि से इसको कैसे अलग करेंगे। एक पूछता है समाजशास्त्र विषय के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ बदलते हुए समीकरणों पर चर्चा करें, यानी जो टॉपिक सब टॉपिक नंबर बी है वहां से एक सवाल है, सब टॉपिक नंबर सी है वहां से ये सवाल है। स्पष्ट कीजिए कि समाजशास्त्र तर्क, बुद्धिवाद और वैज्ञानिक मिजाज पर आधारित एक सुस्पष्ट विषय के रूप में उभर कर आया है। 2017
यानी कैसे एक विषय के रूप में जो उभरा उसमें यह तर्क, बुद्धिवाद या वैज्ञानिक टेम्परामेंट, मिजाज, अभिवृत्ति, लक्षण, विशेषताओं पर यह कैसे आधारित है, प्रश्न पूछता है। क्या समाजशास्त्र सामान्य बुद्धि है? अपने तर्क के समर्थन में बड़ा ही आसान प्रश्न आता है बच्चों। एक तरह से 20 से लेकर 30 मार्क्स आपके लिए गिफ्टेड है। अगर आप जरा सा भी आपने पढ़ लिया है तो आप अच्छे से यहां लिख सकते हैं। और यहां जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो विश्व इतिहास की घटनाक्रम भी है। बिल्कुल हार्ड वर्ड से पहले ही घबरा गए प्रीतम। हिंदी ट्रांसलेशन में 1-2 शब्द कठिन दिख जाते हैं। कौन सा हार्ड वर्ड है भाई? इंग्लिश इसलिए थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। समाजशास्त्र मुख्यतः आधुनिक समाजों का अध्ययन है। विवेचना करें 2016 का एक प्रश्न कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। मूल्य मुक्त समाजशास्त्र क्या है 2016। अब देखो ये सारे सवाल 2016, 15, 14, 13 मैंने लगभग 20 वर्षों का प्रश्न इस खंड से क्या रहा है आपकी सुविधा के लिए पीडीएफ फॉर्म में रख दिया है, ताकि आप चाहें तो हर प्रकार के प्रश्न को टॉपिक समझने के बाद लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए 2011, 2010, 8, 9, 6 कुल मिलाकर मैंने 1993-94 तक भी इसमें कुछ प्रश्न जो इस टॉपिक से जुड़े हैं सारे सवाल को यहां रख दिए हैं। पहले पूछता था समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान से, समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र, औद्योगिक क्रांति के उप उत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में समाजशास्त्र। तो बच्चों ये क्या क्वेश्चन है पूछा गया ये हमने आपको बताया। आंसर राइटिंग इस वीक से आपकी आंसर राइटिंग प्रॉपर हो जाएगी जब आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कितने सवाल हैं सब आपको सेगमेंट वाइज मैं प्रोवाइड करूंगा। जब भी हम कोई यूनिट पढ़ेंगे तो पहले जितने सवाल आप पिछले 20 वर्षों में पूछे गए हैं बच्चों सबका सूची मैं आपके सामने रख दूंगा, ताकि आपको मेहनत कम करनी पड़े, आपको आइडिया तो लगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, स्वागत है आप सबका। तो क्लियर हुआ कि क्या यूनिट्स हैं और कैसे सवाल आने हैं। बिल्कुल सवाल बच्चों वाले आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखिए टॉपिक में लिखता क्या है। पहला सब टॉपिक है इसका समाजशास्त्र, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का उद्भव। तो आज की कक्षा हम लोग इसी टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सोशियोलॉजी क्या है उसके बारे में संक्षेप में जान लेंगे और सीधे फिर हम लोग टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले एक हेडिंग बना लेंगे समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र अब ये देखिए सोशियोलॉजी जो एक विषय के रूप में आया, उस विषय के रूप में आने से पूर्व पहले इसका शाब्दिक अर्थ जानने का कोशिश करते हैं। व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से शाब्दिक अर्थ। समाजशास्त्र इंग्लिश में आप क्या लिखते हैं? सोशियोलॉजी। ये 2 टर्म से मिलकर बना है, एक लैटिन शब्द और दूसरा ग्रीक शब्द। जैसे यह सोशियस एक लैटिन शब्द है और दूसरा लोगस जो ग्रीक शब्द है। इन दोनों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः सोशियस का मतलब समाज के रूप में आप समझ लें और लोगस का मतलब शास्त्र के रूप में या विज्ञान के रूप में आप समझें। यानी समाजशास्त्र एक विषय के रूप में जो सोशियोलॉजी कैसे आया, क्यों आया, वो बाद की बात है। पहले थोड़ा शाब्दिक अर्थ समझते हैं। यानी समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक लैटिन जानते हैं कहां की भाषा थी? जो इटली की भाषा आप कह सकते हैं, या वेटिकन की जो भाषा थी वो लैटिन थी। और ग्रीक तो आप जान ही रहे हैं, ग्रीस जो आज यूनान जिसको आप कहते हैं। तो ये 2 शब्दों से मिलकर यह बना है। पहले का अर्थ होता है, अगर आप कह लें तो समाज के रूप में, और दूसरे का अर्थ है लोगस यानी विषय के रूप में, शास्त्र की। तो शाब्दिक दृष्टिकोण से समाजशास्त्र का अर्थ क्या हो गया? एक ऐसा विषय जो समाज का अध्ययन करता है। अब यहीं पर कैसा अध्ययन करता है? समाज का अगर अध्ययन करना, एक होता है जिंडल अध्ययन करना और एक होता है वैज्ञानिक अध्ययन करना, तटस्थ अध्ययन करना, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना। मतलब जैसा समाज है एज इट इज,
यानी जब भी हम समाज शास्त्र की बात करें तो साधारण शब्दों में आप इसे समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान या समाज के विषय के रूप में परिभाषित करते हैं, परंतु यह बहुत ही सीमित संदर्भ में सोशियोलॉजी को बताता है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखें तो हम कहें समाज शास्त्र समाज का तो अध्ययन करता ही है, परंतु कैसा अध्ययन करता है, तो हम कह सकते हैं यह समाज का निष्पक्ष अध्ययन करता है। यानी समाज शास्त्र अगर हम कहें किसका अध्ययन करता है, तो समाज का अध्ययन करता है। यानी यह समाज का अध्ययन करता है। कैसा अध्ययन करता है? पहले तो किसका अध्ययन करता है, तो समाज का अध्ययन करता है। कैसा अध्ययन करता है, तो हम कह सकते हैं कि यह समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, यह समाज का तटस्थ अध्ययन करता है, यह समाज का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। तटस्थ जिसको आप निष्पक्ष कह सकते हैं, यानी बिना किसी बायस के निष्पक्ष। तो जब समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आया, वो क्यों आया, कैसे आया, बाद में, पहले विषय के रूप में क्या है, तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो समाज का अध्ययन करता है। और कैसा अध्ययन करता है, तो वैज्ञानिक। जब हम कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन, इसका मतलब क्या है कि वैज्ञानिक अध्ययन मतलब जो अवलोकन के आधार पर हो, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, जो प्रयोग के आधार पर हो, जो सत्यापन के आधार पर हो। यानी जब भी हम कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन, इसका मतलब क्या होता है कि जो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, अवलोकन, सत्यापन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष को ही सत्य मानता हो। जब हम कहते हैं विज्ञान, यानी किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं विशेष ज्ञान, विशेष मतलब कुछ नया ज्ञान, जो घट ज्ञान है पहले से उसके बारे में अध्ययन न कर कुछ नया ज्ञान लाता है। तो जब हम कहें कि यह विषय के रूप में समाज का अध्ययन करता है, तो यह समाज का अध्ययन कैसा अध्ययन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है। वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब हो गया अवलोकन पर आधारित, प्रयोग पर आधारित, सत्यापन पर आधारित, और उसके बाद जो भी निष्कर्ष है यह उसी को सत्य माने। अगर कोई कहे कि अभी दिन है या रात है, किसी की बातों पर नहीं जाना, बल्कि दिन और रात का पहले अवलोकन करके, उसका निरीक्षण, परीक्षण करके उसे सिद्ध कर लें कि दिन है अथवा रात, और तब हम उस बात को माने। तो समाज चूंकि एक अमूर्त है, अतः जब भी हम समाज का अध्ययन करें तो कैसा अध्ययन करें, हम तटस्थ अध्ययन करें, निष्पक्ष अध्ययन करें, किसी भी मूल्य से प्रभावित होकर अध्ययन न करें, किसी भी विचारधारा से प्रभावित होकर हम अध्ययन न करें, किसी भी मान्यता से, किसी भी पूर्वाग्रह से, किसी भी शंका पर आधारित, किसी भी तरफ झुकाव के आधार पर अध्ययन न करें। वैसी स्थिति में हमारा अध्ययन क्या होगा, तटस्थ हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। वस्तुनिष्ठ अध्ययन करें, यानी जैसा है, मतलब वस्तुनिष्ठता, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब जैसा है उसका वैसा ही अध्ययन करें। यानी हम जब कहते हैं वस्तुनिष्ठता पर आधारित, इसका मतलब क्या है कि वह जैसा है समाज, उसका एज इट इज अध्ययन करना। ठीक है, तो समाजशास्त्र एक विषय के रूप में क्यों आया, कैसे आया, अब आगे पढ़ते हैं। यानी समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अध्ययन करता है समाज का। समाज का कैसा अध्ययन, वैज्ञानिक, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ। एक विषय के रूप में सोशियोलॉजी की स्थापना हम अगर कहें तो 19वीं शताब्दी में फ्रांस में हुई। एक फ्रांसीसी विद्वान कह लें, विचारक कह लें, उनका नाम था अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट, इन्होंने 1838 ईस्वी में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना की। यानी ये समाजशास्त्र के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। ये कहां के विद्वान हैं, तो फ्रांसीसी विद्वान, फ्रांस के विचारक, चिंतक, दार्शनिक अगस्त कॉम्ट ने
19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में, 19वीं शताब्दी 1801 से प्रारंभ हो गया और शुरुआती चौथे ही दशक में 1838 में ही इन्होंने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना की। शुरुआत में अगस्त कॉम्ट ने इस विषय का नाम प्रारंभ में सामाजिक भौतिकी रखा, सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी रखा। क्यों रखा वो भी अब समझते हैं, क्योंकि ये जो समय था उस विज्ञान का बोलबाला था। तो एक ऐसा विषय यानी विज्ञान संबंधित इसकी प्रवृत्ति है, तो इन्होंने सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स के रूप में इसका नाम रखा और बाद में इसको परिवर्तित कर नाम क्या रख दिया, सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र। यानी समाजशास्त्र की एक विषय के रूप में स्थापना किसने की, फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्ट ने। अब देखो इसको हिंदी की किताब में कहीं कॉन्त लिख दिया है, कहीं कामटे लिखा है। आप इसके नाम को शुद्ध रूप में जब भी लिखेंगे तो आप लिखेंगे अगस्त कॉम्ट, जिसका इंग्लिश है AUGUST अगस्त कॉम्ट। ये या कॉम्टे भी, ई जो होता है फ्रेंच भाषा में वो साइलेंट होता है, परंतु हिंदी की किताबों में कामटे कामटे भी लिखा है। कई बार यूपीएससी ने भी कौंत लिखा है ना, कॉम्ट न लिख करके इसको लिखा है कौंत। तो आप कॉम्ट लिखा करें, ये सही है। तो कहां स्थापना होती है बच्चों, 1838 में यूरोप के एक देश में, फ्रांस में 1838 में यह शख्सियत आता है जिसका नाम है अगस्त कॉम्ट, और यही विषय के रूप में सोशियोलॉजी को पहली बार स्थापित करता है, क्योंकि उस समय विज्ञान का बोलबाला था। और ऐसी स्थिति में शुरुआत में उसने इस विषय का नाम क्या रखा, सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स, और बाद में इसका नाम परिवर्तित कर उसने क्या रख दिया, समाजशास्त्र। अब जब कॉम्ट स्थापित करता है तो उसका भी उद्देश्य वही था कि हम समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला एक विषय लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन, प्रयोग, सत्यापन आदि वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर समाज का अध्ययन करेंगे। कैसा अध्ययन करेंगे, वस्तुनिष्ठ अध्ययन करेंगे और निष्पक्ष अध्ययन करेंगे। यानी समाज का एक ऐसा हम विज्ञान बनाने जा रहे हैं जो सामाजिक घटनाओं की व्याख्या वैज्ञानिकता के आधार पर करे, और जिससे कि हम समाज को वास्तविक रूप में समझ पाए, जैसा समाज है उसको उस रूप में समझ पाए। तो क्लियर हुआ। कुछ चीजें अब आप नोट करें, फिर हम लोग यूरोप में आधुनिकता पर आएंगे। तो शुरुआत करें, एक हेडिंग बना लेंगे समाजशास्त्र, है ना। कुछ चीजें नोट करेंगे आराम आराम से। हमारे एंड से क्लास जा रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्लास चल रही है। एक हेडिंग बना लें, समाजशास्त्र। लिखिए, समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है। पूर्वाग्रह, पहले का आग्रह जो वैज्ञानिकता पर आधारित नहीं है, पहले का कोई विचार जिसको हम नहीं जान रहे हैं कि वह सच है या गलत है। जैसे बिल्ली रास्ता काट दे तो एक्सीडेंट हो जाए, पूर्वाग्रह है, प्रेजुडिस कहते हैं। समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, लैटिन भाषा के शब्द सोशियस, लैटिन भाषा के शब्द सोशियस जिसका अर्थ समाज से है, एवं जिसका अर्थ समाज से है एवं ग्रीक भाषा के शब्द लोगस, लॉजी या लोगस दोनों चलता है, एवं ग्रीक भाषा के शब्द लोगस जिसका अर्थ शास्त्र या
विषय या विज्ञान से है। से, जिसका अर्थ शास्त्र या विषय या विज्ञान से है, से मिलकर बना है। से मिलकर बना है। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टिकोण से सोशियोलॉजी का आशय, इस प्रकार शाब्दिक दृष्टिकोण से सोशियोलॉजी का आशय समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान या विषय से है। समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान या विषय से है। समाज का अध्ययन करने वाले विषय या विज्ञान से है या शास्त्र से है। शास्त्र मतलब भी वही होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि एक विषय के रूप में, पैराग्राफ चेंज करके एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना, एक विषय के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना फ्रांसीसी विद्वान व विचारक, फ्रांसीसी विद्वान व विचारक अगस्त कॉम्ट के द्वारा, फ्रांसीसी विद्वान या विचारक अगस्त कॉम्ट के द्वारा 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में फ्रांस में की गई थी। फ्रांस में की गई थी। प्रारंभ में कॉम्ट ने इस विषय का नाम, प्रारंभ में कॉम्ट ने इस विषय का नाम सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स रखा, क्योंकि उस समय सामाजिक भौतिकी रखा क्योंकि उस समय यूरोप में विज्ञान का बोलबाला था, विज्ञान का वर्चस्व था, बोलबाला था, डोमिनेंस था जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में। उस समय यूरोप में विज्ञान का वर्चस्व या बोलबाला था। कॉम्ट वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही, कॉम्ट वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ही प्रारंभ में कॉम्ट ने इस विषय का नाम सामाजिक भौतिकी रखा क्योंकि उस समय यूरोप में विज्ञान का बोलबाला या वर्चस्व था। क्लियर है? अब क्यों वह सामाजिक भौतिकी रखा, तो आगे लिख रहे हैं कॉम्ट वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर ही समाज का, वैज्ञानिक
पद्धतियों के आधार पर ही समाज का तटस्थ / निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, तटस्थ या स्लैश देकर निष्पक्ष, न्यूट्रल जिसको आप कहते हैं, वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव, एज इट इज, जैसा है वैसा ही, वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर समाज का तटस्थ या निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ एवं तार्किक अध्ययन करना चाहते थे। तटस्थ, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ एवं तार्किक, लॉजिकल अध्ययन करना चाहते थे। अतः उन्होंने समाजशास्त्र जैसे विषय की स्थापना की। अतः उन्होंने समाजशास्त्र जैसे विषय की स्थापना की। क्लियर है? सोशियोलॉजी है क्या, वह अध्ययन क्या करता है, कैसा अध्ययन करता है, किस चीज का अध्ययन करता है? तो समाज का अध्ययन करता है। कैसा अध्ययन करता है? तो वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कोई बात को यूं ना मान ले, उसका निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, अवलोकन, उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष और उसके सत्यापन के बाद उसे सत्य के रूप में स्वीकार करता है। यानी यह वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके समाज का अध्ययन करता है, तटस्थ अध्ययन करता है, किसी भी मूल्य, पूर्वाग्रह, विचारधारा से हटकर। जैसे मान लो कि मैं एक हिंदू व्यक्ति हूं और अगर मैं किसी सामाजिक घटना में धर्म के आधार पर किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक स्थिति का आकलन करने जाऊं, अब चूंकि मैं हिंदू धर्म से हूं तो हो सकता है हिंदू धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा, निष्ठा मुझे अन्य धर्मों के प्रति पूर्वाग्रह से युक्त कर सकती है। तो मैं जब अध्ययन करने जाऊं किसी अन्य विषय का, धर्म का, तो हो सकता है कि मैं अपने धर्म और धर्म में प्रचलित मान्यताओं के आधार पर ही उस धर्म विशेष के लोगों का अध्ययन करूं। क्लियर है? अगर मान लीजिए मैं चूंकि हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं और हिंदू धार्मिक पद्धति, आस्था, हिंदू कर्मकांड, तमाम हिंदू धर्म से संबंधित बातों का मैं अक्षरशः पालन करता हूं, तो जब मैं एक वैज्ञानिक अनुसंधान करने निकलूं और अगर इसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर अगर मैं किसी अन्य धार्मिक समुदाय का अध्ययन करूं, तो मेरा अध्ययन बच्चों क्या वस्तुनिष्ठ अध्ययन होगा? नहीं होगा। हो सकता है कि मैं किसी अन्य धर्म की उपेक्षा करने लग जाऊं। क्यों? क्योंकि मैं पूर्वाग्रह, अपने धर्म संबंधित मान्यताओं से, पूर्व की विचारधाराओं से युक्त हूं, ग्रस्त हूं। तो ऐसी स्थिति में मैं अध्ययन तटस्थ नहीं कर सकता, और जब तटस्थ निष्पक्ष अध्ययन नहीं करूंगा तो फिर मेरा शोध या अध्ययन बिल्कुल प्रामाणिक या ऑथेंटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें किसी मूल्य, विचारधारा, संस्कृति, प्रथा, परंपरा, धर्म संबंधित मान्यताओं के पूर्वाग्रहों से वह युक्त था। तो कॉम्ट एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था समाज का अध्ययन हो, और समाज का अध्ययन तो लगभग हर विषय में हो रहा था। चाहे इतिहास में भी बात करें तो अतीत के समाज का अध्ययन हो रहा था। राजनीति विज्ञान में भी मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, राज्य और नागरिकों के संबंधों का अध्ययन हो रहा था। अर्थशास्त्र में भी बाजार की क्रियाओं में मनुष्य के क्रियाकलापों का अध्ययन हो रहा था। तो कॉम्ट को लगता था कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु अन्य विज्ञानों से अलग है। यह समाज का अध्ययन करे, समाज का अध्ययन करे तो कैसे करे? वैज्ञानिक अध्ययन करे, तटस्थ अध्ययन करे एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करे। खुश रहिए मनीष। क्लियर हुआ? तो एक विषय के रूप में सोशियोलॉजी कैसे आया, क्यों आया, यह सब आपने शुरुआत में समझा। अब एक दो विचारकों का नाम लिख लो जो आगे कई जगह हमें मिलेंगे, जो एक विषय के रूप में इसको डेवलप करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसी जहां पर आपने लिखा है स्थापना किया, लिखिए उसके आगे समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में
स्थापित करने में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में कई अन्य समाजशास्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कई अन्य समाजशास्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में कॉम्ट के अलावा कई अन्य समाजशास्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें कुछ नाम प्रमुख हैं, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, अभी लिख लो, सब मिलेंगे आगे। इमाइल दुर्खिम, जिसको डर्कहाइम भी कहते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं इनका नाम हम कैसे, हिंदी की किताबों में दुर्खिम लिखते हैं। ये है हर्बर्ट स्पेंसर, ये ब्रिटिश विद्वान हैं, अंग्रेज हैं। तो पहला नाम क्या लिखा, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्कहाइम या दुर्खिम। हिंदी की किताब में दुर्खिम ही हम लोग लिखते हैं, यूपीएससी भी लिखता है। कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे मनीष, सुन चुका हूं, 1-2 दिन में पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना, कई बच्चे मांग रहे हैं, मिल जाएगा। थोड़ा हम लोग के एंड से भी सोचो, एक साथ बहुत सारे ऑप्शनल स्टार्ट हो गए आप सबकी डिमांड पर, तो धीरे धीरे एक वीक शुरुआत में दिक्कत हो रही है, फिर सारा चीज हम लोग आपका सारा समस्या दूर कर देंगे। वैसे क्लास में ही मैं इतना डिटेल पढ़ा दूंगा कि आपको पीडीएफ की जरूरत कम ही पड़ेगी, है ना, लेकिन पीडीएफ रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक बार आप रिवाइज करके आएंगे तो इस क्लास का फ्लो और रिदम और स्पीड भी क्या है, बढ़ जाएगा। तो घबराना नहीं है बच्चों, एक एक करके धीरे धीरे सब मिल जाएगा। 1-2 दिन में आपको नोट्स भी जो है इस वीक तो हर हाल में मिलेगा, है ना, ताकि आप उसको क्लास नोट्स और वह नोट्स पढ़कर आप टेस्ट देंगे इस संडे को हर हाल में, है ना। तो हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम, आगे लिखिए कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, आदि का महत्वपूर्ण, वो तो लिखा ही आपने, महत्वपूर्ण भूमिका रही है जिसमें ये सब है। आदि लिख लो बस, आदि। और भी बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, 1-2 नाम चाहें तो और आप लिख लें यहां पर, चाहें तो कार्ल मार्क्स के बाद लिख लें मैक्स वेबर, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर आदि। ठीक है हिमांशु, आदि। तो अब आप यहां रुक जाएंगे। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में आ गया कब, 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में। अब आप सोचो कि एक विज्ञान के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में बड़ा ही नया विज्ञान है। अगर आप देखें तो 1838, लगभग 200 वर्ष भी अभी नहीं हुए, है ना, लगभग 184-85 वर्ष हुए हैं एक विषय के रूप में इसको जो है स्थापित हुए। तो हम कहते हैं समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों में एक नवीन विज्ञान है, नया विज्ञान है। क्यों नया विज्ञान है भाई? तो एक विषय के रूप में, विज्ञान के रूप में इसकी स्थापना ही कब हुई? 1838 में। और अगर देखोगे इसका विकास तो जब आगे हम पढ़ेंगे तो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में 1880 के बाद थोड़ा तीव्र गति से होना स्टार्ट होता है, जब दुर्खिम जैसा विद्वान आता है। इमाइल डर्कहाइम, संक्षेप में आगे मिलेंगे, बहुत डिटेल, घबरा नहीं जाना है शुरू में ही नाम सुनकर।
डर्कहाइम जो है यह भी फ्रांस के ही दार्शनिक हैं, विचारक हैं, समाजशास्त्री हैं। इनको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। फाउंडिंग फादर अगस्त कॉम्ट है, समाजशास्त्र के पिता कह लें, जनक कह लें। उन्होंने एक विषय के रूप में समाजशास्त्र को जन्म दिया। तो क्या पिता का कार्य सिर्फ जन्म देना होता है? बच्चों का लालन पालन, उसकी शिक्षा दीक्षा आदि कार्य भी पिता ही करता है। और लालन पालन का कार्य किसने किया? डर्कहाइम ने। इसलिए हम लोग इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। तो कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं, पिता हैं, और समाजशास्त्र के, आधुनिक समाजशास्त्र के पिता कौन है? डर्कहाइम है। ये सब मिलेगा बेटा, घबराना नहीं है, आराम आराम से। तो अगस्त कॉम्ट को हमने क्या कहा? समाजशास्त्र का जनक। अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि हु इज द फाउंडर और फादर ऑफ सोशियोलॉजी, तो समाजशास्त्र का जनक कह लें, पिता कह लें, ये है अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट। और आधुनिक समाजशास्त्र, मॉडर्न सोशियोलॉजी की जब बात होती है तो हम आधुनिक समाजशास्त्र के जनक या पिता के रूप में जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं वह इमाइल डर्कहाइम या इमाइल दुर्खिम है। आप दुर्खिम भी लिखेंगे, है ना? बिल्कुल क्लास में ही नोट बन रहा है आशा, चिंता न करें, पहली क्लास में ही नोट्स आपको विधिवत मिलेगा, ठीक है? तो यहां तक अब आप रुक जाएं। एक विषय के रूप में स्थापित हो गया। तो अपेक्षाकृत समाजशास्त्र क्या है? नया विज्ञान। जैसे इतिहास अत्यंत प्राचीन सामाजिक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान अत्यंत प्राचीन है। सोचो, अरस्तु, सुकरात, ईसा पूर्व 3री-4वीं शताब्दी में ही उन्होंने पॉलिटिक्स की बात की। इतिहास भी अत्यंत प्राचीन विषय है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र या अन्य सामाजिक विज्ञान थोड़े प्राचीन है। लेकिन समाजशास्त्र इन सब में एक नया विज्ञान है, नया सामाजिक विज्ञान है, जो स्थापित ही कब होता है? 19वीं शताब्दी, 1838 में। यानी अगर हम देखें 19वीं शताब्दी से पूर्व एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। 1838 में यह विषय के रूप में आता है और एक नया विषय के रूप में यह समाज के अध्ययन के लिए पहली बार आता है। अब चलते हैं, यहां छोड़कर थोड़ा चलते हैं कि आखिर समाजशास्त्र के उद्भव की क्या परिस्थितियां रही होंगी। तो एक हेडिंग बना लेंगे, समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि। समाजशास्त्र के उद्भव कह लें, उत्पत्ति कह लें, जन्म कह लें, आविर्भाव कह लें, कुछ भी आप कह सकते हैं, सबकी इंग्लिश एक ही होती है कि पृष्ठभूमि। मतलब सोशियोलॉजी के इमर्जेंस की हम पृष्ठभूमि जानने की, वो कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति थी या पृष्ठभूमि इसकी क्या रही। थोड़ा सा इसको समझने के पहले हम सबको इतिहास में चलना होगा और मध्यकाल में अपनी यात्रा को लेकर चलनी होगी। मध्यकाल, जिसको आप डार्क एज भी कहते हैं, है ना? कहते हैं इतिहास में 12वीं शताब्दी तक, खास करके यूरोप को हम डार्क एज कहते हैं। आखिर क्यों डार्क एज क्यों कहते हैं? कुछ इसका कारण समझना कि आखिर विश्व इतिहास में जब भी आप कहते हो मध्यकाल को, तो मध्यकाल को एक अंधकारमय युग की संज्ञा देते हैं। आखिर क्या कारण था कि मध्यकाल को हम एक डार्क एज कहते हैं या डार्क एरा कहते हैं? तो 12वीं शताब्दी से पूर्व अगर यूरोप का समाज देखें तो पहले समाज को आपको समझना होगा कि हम क्यों उसको अंधकारमय युग कह रहे थे। ये वो दौर था जब यूरोप में राजतंत्र था, राजा महाराजाओं का शासन था। ये वो दौर था जब यूरोप में धर्म का प्रभाव अत्यधिक था। धर्म और धार्मिक संस्था जीवन के हर क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप करती थी। धर्म के आधार पर ही सामाजिक जीवन, धर्म के आधार पर ही आर्थिक जीवन, धर्म के आधार पर ही राजनीतिक जीवन और धर्म के आधार पर ही सांस्कृतिक जीवन संचालित होता था। ये बात कब की हो रही है बच्चों? तो डार्क एज की।
यानी 12वीं शताब्दी तक यूरोप में क्या हो रहा था, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि यूरोप को हम अंधकारमय युग इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर धर्म का प्रभाव अत्यंत था और धर्म के नाम पर तमाम प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी, परंतु धर्म का प्रभाव इतना अधिक था और समाज में शिक्षा, ज्ञान, जागरूकता का स्तर इतना निम्न था कि कोई भी व्यक्ति धर्म का प्रतिकार या विरोध करने की स्थिति में नहीं था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास वैज्ञानिकता का अभाव था, लोगों के पास तर्क व बौद्धिक क्षमता का अभाव था और जीवन के हर क्षेत्र में धर्म संबंधित अंधविश्वास, दकियानुसी मानसिकताएं व्यक्तियों पर हावी थी। अब देखो, धर्म कर क्या रहा था? धर्म राजतंत्र को भी संरक्षण दे रहा था। अगर राजा अकुशल है, अगर राजा निरंकुश है, निरंकुश का मतलब जिस पर अंकुश यानी जिस पर रोक न लगाया जाए, मनमाने ढंग से जो व्यवहार करे, तो यदि राजा निरंकुश है, राजा अकर्मण्य है, राजा अगर अकुशल भी है, तो उसे ईश्वर पर भगवान का प्रतिनिधि के रूप में ये धर्म और धार्मिक संस्थाएं व्याख्यायित कर रहे थे कि ये जो राजा है, यह राजा भगवान का दूसरा स्वरूप है, इसकी पूजा करो। यह योग्य या अयोग्य की बात ही नहीं है, यह धरती पर हमें शासित करने के लिए ईश्वर ने इसे भेजा है, अतः इसकी बातें ही ईश्वर की बातें हैं और उसका सम्मान करो। जो भी राजा कहे वो कानून है, इसका अवज्ञा न करो। अब देखिए, ये कैसा यूरोप है जहां पर धर्म ने इतना समाज को जकड़ रखा है। धर्म समाज की जड़ों में हर स्तर पर मौजूद है और धर्म के नाम पर साम्राज्य की स्थापना, पवित्र रोमन साम्राज्य, होली रोमन एम्पायर के नाम पर लाखों लोग मर कट गए युद्ध के नाम पर। धर्म आधारित युद्ध, धर्म के नाम पर धार्मिक युद्ध, कभी वह धार्मिक युद्ध जो है यहूदियों और ईसाइयों के मध्य, कभी यह युद्ध ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य, यानी धर्म के नाम पर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना, धर्म के नाम पर धार्मिक युद्ध। धर्म निरंकुश राजशाही का समर्थन कर रहा है, हर क्षेत्र में धर्म ही धर्म व्याप्त है और धर्म के अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और अगर धर्म की का इतना अधिक महत्व हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं बच्चों की व्यक्तियों का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन कितना कष्टकर होगा। यानी अगर हम समझें तो यूरोप में हो क्या रहा था उस दौर में, मध्यकाल के दौर में, धर्म जो है एक प्रकार से वह निरंकुश राजशाही को समर्थन कर रहा था। राजा जो थे वो भोग विलासी थे, उसे आम जनमानस के सवाल से कोई मतलब नहीं था। लोग भूखे मरे, राजा को कोई फक्र ही नहीं। वो बड़े बड़े महलों प्रासादों में एक भोग विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है, उसे पता ही नहीं कि प्रजा को क्या समस्याएं हैं। तो निरंकुश, जिस पर रोक ही ना लगाया जाए, राजा मनमाने ढंग से कर रहा था कोई भी कार्य। और राजा को संरक्षण कौन दे रहा था? तो धर्म और धार्मिक संस्थाएं, चर्च कह रही थी क्या कि यह ईश्वर का प्रतिनिधि है धरती पर, इसका सम्मान करो। धर्म के नाम पर अगर आप देखें तो धर्म के नाम पर साम्राज्य की स्थापना, नाम पर साम्राज्य की स्थापना, पवित्र रोमन साम्राज्य। अब होली रोमन एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट के नाम पर लाखों लोग मारे गए युद्ध में, है ना। अब देखिए, यहूदी एक धर्म है जो आप इजराइल कहते हो ना, यहूदियों का, जीव जिसको कहते हो, यहूदी धर्म है। जैसे अब्राहम रिलीजन कहते हैं हम, दुनिया में 3 धर्म उसी से निकले हैं, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो और बहुत हद तक इस्लाम भी। तो अब्राहम रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन को 3 धर्म को हम लोग कहते हैं अब्राहमिक रिलीजन। थोड़ा सा समझ लें संक्षेप में, अब्राहमिक रिलीजन, इन तीनों में अब्राहम का जिक्र मिलता है। शुरुआत इसकी यहूदियों से हुई जिनको आप ज्यूज कहते हैं, फिर ईसाई धर्म और फिर अंत में इस्लाम में। सबसे प्राचीन धर्म ज्यूज माना जाता है, यहूदी धर्म, है ना। ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की स्थापना की, उससे पहले अगर वो भी देखें तो यहूदी ही थे। और कुरान में
या मुस्लिम धर्म ग्रंथ में भी अब्राहम का जिक्र आता है। तो ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन है। यहूदी एक धर्म है, यहूदी एक धार्मिक लोग हैं। धर्म क्या है उनका जो है, यही यहूदी धर्म है। क्लियर है? कुछ चीजें मुझे लगा आपको पता हो, कोई नहीं, सब आ जाएगा, रिलीजन भी पढ़ना है। अब देखो हो क्या रहा था, यहां फोकस करो। आज की क्लास बहुत गौर देने वाली है कि धर्म के नाम पर निरंकुश राजशाही का समर्थन, राजा को महान बता रहा है, अकर्मण्य भी है तो उसे महान बता रहा है, भोग विलासी भी है तो कहता है कि वो तो भगवान है, उसकी पूजा करो, उसका चरण धोकर पियो, है ना। धर्म के नाम पर साम्राज्य की स्थापना, धर्म के नाम पर धार्मिक संस्थाओं द्वारा अनैतिक कार्यों में भागीदारी, अनैतिक कार्यों में संलिप्तता या भागीदारी। अब देखिए क्या हो रहा था यूरोप में उस समय। चर्च धार्मिक संस्था थी प्रमुख रूप में, और चर्च क्या करने लगी, क्षमा पत्र बेचने लगी। सोचो चर्च में कैसी बुराइयां आ गई कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में जितना भी पाप करे, वह चाहे तो चर्च में जाकर एक निश्चित मात्रा उस अनुपात में खर्च करे तो चर्च उसे क्षमा पत्र देगा कि आप पाप मुक्त घोषित हुए। आप बड़े पापी हैं तो आप अधिक दान दें, आप छोटे पापी हैं तो कम दान दें। यानी एक प्रकार से चर्च जैसी पवित्र संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, वो अनैतिक कार्यों में संलिप्त हो गई, भागीदारी निभाने लगी और वो क्षमा पत्र बेचने लगी। अब चर्च जो है वो आर्थिक समृद्धि का केंद्र हो गया। बिशप, बड़े बड़े पादरी, वो भोग विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे और चर्च या धार्मिक संस्थाओं में भी अनैतिक गतिविधियां संचालित होने लगी। और इन सब के पीछे कौन था? धर्म। और कोई भी इन सब पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा था। क्यों? क्योंकि धर्म ने बौद्धिकता, तार्किकता के ऊपर एक चादर बिछा रखी थी। लोगों की सोच ही सीमित थी और लोग धर्म जैसी बातों को लेकर एक तरह से इतने अधिक अंधविश्वासी थे कि वह धर्म का प्रतिकार करने की मुद्रा में ना थे, विरोध करने की मुद्रा में ना थे। अब देखिए, धर्म के नाम पर निरंकुश राजशाही, धर्म के नाम पर साम्राज्यों, धर्म के नाम पर चर्च जैसी संस्था द्वारा अनैतिक कार्यों में भागीदारी, धर्म के नाम पर धार्मिक युद्ध, है ना। इसी प्रकार धर्म जो है वह सांस्कृतिक जीवन को संचालित कर रहा था, धर्म जो है वह आर्थिक जीवन को संचालित कर रहा था, और धर्म जो है वह सामाजिक जीवन में भी अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा था। व्यक्ति पर धर्म का बंधन इतना अधिक गहरा था कि व्यक्ति कुछ भी सोच पाने को मुश्किल जो है संभव नहीं था। अब ये सब बातें क्यों हो रही है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि डार्क एज, यूरोप अंधकार के चादर के तले पूरा जो है वह निपटा हुआ था। एक तरह से ऐसी स्थिति में जहां पर धर्म ने लोगों को अंधा बना दिया था और धर्म के नाम पर व्यक्ति कुछ भी सहने को विवश था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है डार्क एज है, डार्क एरा है। अब ऐसी स्थिति होगी तो समाज का विकास होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं मध्यकाल के दौर में यूरोपीय समाज जो है वह अंधकारमय युग से गुजर रहा था और उसमें परिवर्तन की दर बहुत धीमी थी। परिवर्तन की दर कब होगी? किसी भी समाज में परिवर्तन बच्चों कब होता है? कि जब कोई विचार आता है, जब कोई विचारधारा आती है, जब कोई मूल्य आते हैं, कोई आधुनिकता आधारित, तर्क आधारित, चिंतन आधारित अगर मूल्य होंगे तभी तो विकास होगा। और समाज चूंकि बिल्कुल दकियानुशी मानसिकताओं से ग्रस्त था, अतः वहां कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं थी। तो इसलिए हम इस युग को कहते हैं डार्क एज, यानी एक काला अध्याय कह सकते हो इतिहास में। परंतु 12वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां क्या हुई? परिवर्तित होने लगी और 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद स्थिति विपरीत थोड़ी पहले की तुलना में हुई और अब कुछ नए बौद्धिक आंदोलन होंगे जिससे कि समाज के स्तर पर परिवर्तन होगा। देखो, जब शोषण अपनी पराकाष्ठा पर हो जाए, जब कोई भी अनैतिकता अपने चरम पर हो, तो समाज कितना भी अंधविश्वासी क्यों ना हो, वह उसका प्रतिकार करेगा। धार्मिक व्याख्याएं इतनी गहरी थी कि पूरी दुनिया की व्याख्या धर्म के आधार पर होने लगी। जैसे ग्रह नक्षत्र कहा गया धर्म ग्रंथों में वर्णित बातों में कि इस पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और पूरे ग्रह जो हैं सूर्य तक सभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसको जियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहते हैं।
अगर किसी ने भी इससे उल्टा विचार रखा तो उसे जिंदा जला दिया गया। जैसे एक ब्रूनो नाम का इटालियन खगोल विज्ञान का विद्वान हुआ, उसने कहा कि पूरे धरती जो है उसके वह स्थिर है, ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में अलग अलग सौरमंडल हैं और असंख्य यहां पर जो है सौरमंडल हैं। उनके इस विचार को चर्च ने एक प्रकार से ईश्वर की आज्ञा के विपरीत माना और ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया। यानी चर्च और धार्मिक संस्थाएं कितना अत्याचार कर रही थी, ये आप समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपने एक हेडिंग क्या बना रखा है, समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि। अब पहले पैराग्राफ में कुछ चीजें नोट करते हैं। भारत में भी 12वीं 13वीं शताब्दी में कौन से वंश का शासन चल रहा था प्रियांशी? गुलाम वंश। भारत में स्थिति तुलनात्मक रूप में ठीक थी, कंपैरेटिवली। अब हेडिंग बना लिया है आपने, समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि। उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, यूरोप का में मध्यकाल के दौर के बारे में लिखिए, साथ साथ नोट भी करते चलेंगे। लिखिए, विश्व इतिहास में यूरोप के मध्यकाल के दौर को अंधकारमय युग के रूप में देखा जाता है। अंधकारमय युग के रूप में देखा जाता है, डार्क एज या डार्क एरा। बारहवीं 13वीं शताब्दी तक यूरोप धर्म के अत्यंत प्रभाव से ग्रस्त रहा था। धर्म के प्रभाव से अत्यंत ग्रस्त रहा था। धर्म के प्रभाव से अत्यंत ग्रस्त रहा था। ग्रस्त मतलब शिकार रहा था, प्रभावित रहा, पीड़ित रहा। ठीक है, लिखिए, इस अवधि में धर्म ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनावश्यक रूप में अपनी भूमिका को अत्यंत बढ़ा दिया। अपनी भूमिका को अत्यंत विस्तार दिया, बढ़ा दिया। देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में धर्म की अनावश्यक घुसपैठ जारी थी। धर्म की अनावश्यक घुसपैठ जारी थी। चूंकि समाज में शिक्षा, ज्ञान, तर्क, बुद्धि, चूंकि समाज में शिक्षा, ज्ञान, तर्क, बुद्धि
शिक्षा, ज्ञान, तर्क, बुद्धि एवं जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न था एवं जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न था एवं धर्म का अत्यधिक प्रभाव था, अतः एवं धर्म का अत्यधिक प्रभाव था, अतः कोई भी व्यक्ति इस स्थिति का विरोध कर नहीं पा रहा था। कोई भी व्यक्ति इस स्थिति का विरोध नहीं कर पा रहा था। जो विरोध करने जाएगा, यह धर्म, चर्च जैसी संस्था क्या करेगी? उसे जिंदा जला देगी, कहेगी यह तो ईश्वर की आज्ञा के विपरीत कार्य कर रहा है। एक तरह से इतना समाज की जो है वह जड़ था, एक समाज इतना अविवेकी था कि किसी भी स्तर में धर्म संबंधित व्याख्याओं पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा रहा। जो भी बातें धर्म कहती थी लोग मान लेते थे, है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यूरोप में मध्यकाल के दौर में, यूरोप में मध्यकाल के दौर में, समझ रहे हो ना सारे बच्चों? समझ रहे हैं? क्लियर है? आराम आराम से पहली 1-2 क्लास में बौद्धिक थोड़ा रैशनैलिटी आपको समझना है, मॉडर्निटी को समझने के लिए सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या थे, समाज कैसा था, इसको जानना होगा, है ना। तो इसलिए थोड़ा आराम आराम करके 1-2 क्लास में आप इसको समझेंगे। घबराना नहीं है ना, भरोसा रखना है, नैया पार होनी है। पैराग्राफ चेंज करके, ठीक है, सारे बच्चे हमारे समझदार हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यूरोप में मध्यकाल के दौर में धर्म ने यूरोप में मध्यकाल के दौर में धर्म ने निम्न स्वरूपों में जीवन को प्रभावित किया था। पहला, निम्न स्वरूपों में प्रभावित किया था। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, निरंकुश राजशाही, निरंकुश राजशाही कौमा अकुशल व अकर्मण्य, अकुशल व अकर्मण्य चलिए शुक्रिया अंजलि। लिखिए, निरंकुश राजशाही कौमा अकर्मण्य एवं अकुशल तथा भोग विलासी राजाओं को धर्म द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना। अकर्मण्य, अकुशल एवं भोग विलासी राजाओं को धर्म द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना। कैसे संरक्षण समझा दिया। क्या कहता था चर्च और धार्मिक संस्थाएं, ये जो पुरोहित वर्ग है, पादरी वर्ग है, ये क्या कहते थे? ये जो राजा है ये धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसका सम्मान करो, है ना। ये जैसा भी है यह पूज्य है, इसकी हर बातें ईश्वरीय आदेश है और उसका आंख मूंद कर सम्मान करो, इसकी बातों की अवहेलना न करो। यह भगवान है इस धरती पर और तुम्हारे भाग्य का यह विधाता है, इसलिए इसके किसी भी कृत्य पर, किसी भी कार्य पर कोई अनावश्यक प्रश्न चिन्ह आप न लगाएं, क्योंकि यह है कौन? ईश्वर का साक्षात स्वरूप है।
एक प्रकार से चर्च कर क्या रहा था, निरंकुश राजशाही को समर्थन दे रहा था, और राजतंत्र भी कर क्या रहा था, उन चर्च और पादरी या धार्मिक पुरोहित वर्ग को संरक्षित कर रहा था, है ना। ये चीजें भारत में भी हुई है ना। भारत में भी जो राजतंत्र है उसको कहीं ना कहीं पुरोहित वर्गों ने संरक्षण दिया, और पुरोहित वर्गों को भी राजाओं ने, महाराजाओं ने संरक्षण दिया। परंतु यूरोप की परिपाटी थोड़ी अलग थी, है ना। लिखते हैं निरंकुश राजशाही, ये सब पहला पॉइंट। अकर्मण्य मतलब जो किसी काम का नहीं, कोई कर्म काम कर का लायक नहीं। बाइबल में ये गलत काम की बात नहीं है, बाइबल में लिखा क्या गया है, बाइबल में ईश्वर की बातें हैं, और एक तरह से उसको लिंक कर कौन रहा था, बाइबल की विवेचना कौन कर रहा था, यही पुरोहित वर्ग। हमारे यहां हिंदू धर्म ग्रंथ में वर्णित बातें जो है प्रियांशी, उनकी विवेचना कौन करता था, ब्राह्मण वर्ग। क्यों? क्योंकि अधिकतर हिंदू धर्म ग्रंथ की पुस्तकें किस भाषा में थी, संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा का ज्ञान एक सीमित वर्ण या बाद में जाति के लोगों को था। शुरुआत में ब्राह्मण वर्ण के लोगों का था, कालांतर में ब्राह्मण जाति में हुआ, और वे धर्म और धर्म संबंधित बातों की व्याख्या अपने हितों के संदर्भ में करते थे। दान दो, पुण्य करो, ये करो, वो करो, ताकि उनका आर्थिक स्थिति बेहतर हो। यही बात वहां भी हो रही थी। पादरी मतलब ईसाई धर्म में जो पुजारी होता है ना। तो निरंकुश पहला पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट लिखिए, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, सेकंड पॉइंट में धर्म के नाम पर साम्राज्य की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द किंगडम और एम्पायर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंटायर वर्ल्ड हैज विटनेस्ड इन द मेडिएवल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, है ना। धर्म के नाम पर साम्राज्य की स्थापना। अब देखो यहां पर क्या है, पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम पर लाखों लोग मारे गए, है ना। तो धर्म के नाम पर साम्राज्य की स्थापना, ब्रैकेट में लिख लें पवित्र रोमन साम्राज्य। हमारे यहां भी हुआ है, जैसे शैव, हिंदू धर्म के कई दक्षिण भारत में शैव मत के समर्थक और वैष्णव मतों में भी युद्ध हुआ है, और हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। इस्लाम और हिंदुओं के मध्य युद्ध तो है ही सर्वविदित। तो कहीं ना कहीं ये बातें कहां हो रही थी, मध्यकाल में यूरोप में। अगला पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, धर्म के नाम पर धार्मिक संस्थाओं द्वारा, धार्मिक संस्थाओं ब्रैकेट में चर्च द्वारा, धर्म के नाम पर धार्मिक संस्थाओं में, ब्रैकेट में चर्च में, चर्च द्वारा अनैतिक कार्यों में संलिप्तता, भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं पार्टिसिपेशन, धर्म के नाम पर धार्मिक संस्थाओं द्वारा अनैतिक कार्यों में भागीदारी या संलिप्तता। अब चर्च क्या कर रहा था, राजा को डिफेंड कर रहा है, तो बदले में कुछ तो इसे भी मिलना चाहिए। तो राजा भी चर्च को डिफेंड करते थे। चर्च के पादरी, बिशप, कार्डिनल, ये सब जो भी थे, ये सब भोग विलासी, ये भी अय्याशी जीवन जीत रहे थे। एक तरह से धर्म के नाम पर, कहने को ये धर्म के पुजारी हैं, परंतु धर्म से इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। धर्म की जगह राजनीति में ये हस्तक्षेप करते थे, और ये अनैतिक कार्यों में, चर्च में महिलाओं का प्रवेश, यानी चर्च में अनैतिक गतिविधियां होने लगी। चर्च द्वारा क्षमा पत्र बेचा जाना, लोगों को उनके पाप से मुक्ति के नाम पर चर्च द्वारा पैसा खाया जाना, चर्च द्वारा ये सब जब कार्य किए गए, तो कहीं ना कहीं धर्म की प्रतिष्ठा भी क्या हुई, गिरी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिए, धर्म के नाम पर धार्मिक युद्ध, धर्म के नाम पर धार्मिक युद्ध, धर्म के नाम पर धार्मिक युद्ध। अगला पॉइंट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट लिखिए, धर्म का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप, धर्म का सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में
सांस्कृतिक जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप, कोई भी कार्य करना है जो धर्म में कही गई वही व्यापार करे, है ना। सामाजिक जीवन में जैसे हमारे यहाँ जाति प्रथा थी, समाज के सदस्य को हम जाति के आधार पर बांटे थे, वहां भी स्टेट सिस्टम था, संपत्ति समूह, जहां पर क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स आगे आएगा, है ना। यानी वहां भी एक प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण थी जिसमें आय, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, विशेषाधिकार का बंटवारा धर्म के आधार पर किया गया। ये तमाम आगे मिलेगा, ऐसा मत सोचना कि यहां निकल गए, क्या है तो वो आगे स्टेट सिस्टम, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाऊंगा अभी जस्ट आगे, तो वो आगे आएगा, ठीक है। तो ये सब कहां हो रहा था मध्यकाल में, ये कब की बातें हैं, तो 12वीं 13वीं शताब्दी तक। अब देखो 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे यूरोप में परिवर्तन की किरण दिखाई देनी पड़ी, और धीरे धीरे यूरोप को हम कहते हैं कि 14वीं शताब्दी से यूरोप जो है वह एक सोए हुए अवस्था से जागता है, और वहीं पर आधुनिकता का धीरे धीरे प्रवेश होता है। ये जो आधुनिकता का यूरोप में प्रवेश होता है, पैराग्राफ चेंज करके इसी को हम एक हेडिंग में बनाते हैं कि यूरोप में आधुनिकता का आगमन, आधुनिकता का प्रवेश। तो डार्क एज के बाद यूरोप में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आया होगा। तो हम कह सकते हैं कि मध्यकाल के अंधकारमय युग के बाद, अंधकारमय युग के पश्चात यूरोप में एक प्रकार से आधुनिकता आती है। अब थोड़ा सा यहीं पर मॉडर्निटी को हम समझते हैं कि आखिर आधुनिकता, पहले तो इसका अर्थ समझेंगे और समाजशास्त्र में बेसिकली मॉडर्निटी का मतलब क्या है। यूरोप में आधुनिकता का प्रवेश जो है, पहले जानो कि आधुनिकता का मतलब क्या है। पहले तो आधुनिकता, ये जो शब्द है, यह मॉडर्निटी, यह लैटिन शब्द मोडोस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, परंपरा के विपरीत, जिसका अर्थ क्या होता है, जस्ट राइट नाउ, वर्तमान, जस्ट प्रेजेंटली, वर्तमान, यानी ये वर्तमान की बात करता है, अतीत की बात नहीं। आधुनिकता कोई बौद्धिक आंदोलन के समान है। आधुनिकता कोई तालाब नहीं है जिसमें कोई व्यक्ति डुबकी लगाए और आधुनिक हो जाए। आधुनिकता क्या है, एक प्रकार का ज्ञानोदय है। जब किसी भी घटना को देखने की संदर्भ में व्यक्ति बुद्धि, तर्क, विज्ञान आदि का प्रयोग करे, जब किसी भी बात को यूं ना मान ले, तर्क की कसौटी पर कस के उस बात को पालित करे। यानी आधुनिकता एक विश्व दृष्टि है, एक ज्ञानोदय है, एक ज्ञान की दृष्टि है, जो किसी भी बात को यूं ना मान ले, किसी भी बात का अक्षरशः पालन न करे, बल्कि वह उसे तर्क के मानदंड पर, कसौटी पर कसे। वह बुद्धि, विज्ञान जैसी पद्धतियों का प्रयोग करके उसके बारे में चिंतन पर आधारित हो। यानी यूरोप में बेसिकली जब हम समाज शास्त्र में आधुनिकता कहते हैं, तो आधुनिकता का मतलब 14वीं शताब्दी के बाद से, यानी 15वीं 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक यूरोप के सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आए बदलाव के उस दौर को हम मॉडर्निटी कहते हैं। आज हम किसी को मॉडर्न कहते हैं कपड़ों से, विचारों से, परंतु मॉडर्निटी का मतलब यह नहीं होता है कि आप आधुनिक कपड़े पहन लें, आप आधुनिक विचारधाराओं से युक्त हो। आधुनिक विचारधारा जो उस समय के समाज में प्रचलित है। यूरोप के मध्यकाल के दौर में कुछ और बातें थी, और 14वीं शताब्दी के बाद यूरोप में बौद्धिक आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसको हम रेनेसा, पुनर्जागरण, जिसको हम एनलाइटनमेंट, है ना, उसके नाम से जानते हैं, प्रबोधन या पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। तो यूरोप में आधुनिकता का मतलब क्या है, इसको आपको समझना है कि आधुनिकता का मतलब कि एक यूरोपीय समाज में जो स्थापित व्यवस्था थी, पहले से चली आ रही, जो धर्म आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, जहां पर व्यक्ति स्वतंत्र ही नहीं था, हर चीज में धर्म का इन्वॉल्वमेंट था, उसके स्थान पर एक तर्क, बुद्धि, चिंतन पर आधारित एक सोच वाली व्यवस्था कालांतर में आई, जिसको हम कहते हैं आधुनिकता, जो परंपरा के विपरीत वर्तमान पर आश्रित है।
जो अतीत की बात को स्वीकारता नहीं, जो वर्तमान की बात को स्वीकारता है, जो किसी भी बात को यूं नहीं मान लेता, उसे विज्ञान की, तर्क की, बुद्धि की, चिंतन की कसौटियों पर कस कर देखता है, तो यूरोपीय समाज जो एक लंबे समय तक अंधकार के दौर से चला रहा था, उसको आधुनिक बनाने में कुछ क्रांतियों का योगदान रहा। और उन्हीं क्रांतियों में से एक कह सकते हो रेनेसां, पुनर्जागरण, एक कह सकते हो प्रबोधन, ये दो क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी हम कह सकते हैं कि यूरोप को आधुनिकता के मार्ग पर लाने में बौद्धिक क्रांतियां हुई है। इन बौद्धिक क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने ही यूरोपीय समाज को आधुनिक बनाया, यानी आधुनिकता का प्रवेश कराने में, प्रवेश लाने में इन बौद्धिक क्रांतियों का योगदान है। और इसी में पहला है पुनर्जागरण और दूसरा है प्रबोधन, एनलाइटनमेंट। और रेनेसां, जिसको आप रेनेसां कहते हैं, पुनर्जागरण, ये आप इतिहास में पढ़े हैं। पुनर्जागरण में बेसिकली हम क्या कहते हैं, 14वीं शताब्दी से, खास करके कह लो 15वीं शताब्दी, 15वीं वह शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी में जो भी बौद्धिक क्षेत्र में परिवर्तन आया, जो भी बौद्धिक क्षेत्र में प्रगति हुई, उसको बताने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, मूर्तिकला, चित्रकला, सभी क्षेत्र में एक पुनर्जागरण, मतलब यूरोप जो सोया हुआ था लंबे समय तक डार्क एज के कारण, अब वह जाग चुका है। और इसी को हम कहते हैं रेनेसां पीरियड, पुनर्जागरण की अवधि, जो यूरोपीय समाज में 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिखाई पड़ती है। इसी की कड़ी का अगला पार्ट है प्रबोधन, जिसको आप एनलाइटनमेंट कहते हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो यह 17वीं शताब्दी के अंतिम और 18वीं सदी में यूरोप के समाज में आए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक क्रांति, सोच में परिवर्तन वाले पीरियड का सूचक है। यूरोप को आधुनिकता के प्रवेश पर किसने कराया, तो यही बौद्धिक क्रांति। आज के समय में आधुनिकता कुछ भी हो सकता है। आधुनिकता का मतलब सामान्यतः हम लोग परंपरा के विपरीत समझते हैं। आधुनिक मूल्य से युक्त व्यक्ति जो परंपरागत बातों को नहीं मानता, जैसे मान लो परंपरा में धर्म की प्रधानता होती, आधुनिकता में तर्क विज्ञान की प्रधानता होती है। थोड़ा आधुनिकता और परंपरा के मध्य अंतर को भी जब समझ लेंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएगा। जैसे एक तरफ आप रखें आधुनिकता को, है ना, और एक तरफ आप रखें परंपरा को। ये जो परंपरा है, इसमें किसकी प्रधानता है, धर्म की प्रधानता है ना, इसमें मूल्य की प्रधानता है। अगर हम बात करें आधुनिकता की, तो उसमें किसकी प्रधानता है, तो इसमें तर्क की, बुद्धि की, चिंतन की, विज्ञान की प्रधानता है। यानी थोड़ा आपको समझना है कि यूरोप में जो आधुनिकता आई, बेसिकली वह आधुनिकता क्या थी। कल तक यूरोपीय समाज में धर्म के नाम पर तमाम व्याख्याएं हो रही थी, धर्म के नाम पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में। आज धर्म के स्थान पर आधुनिकता आई, तो आधुनिकता आधुनिक मूल्य से युक्त है। यह किस पर आधारित है, तो तर्क पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है, चिंतन पर आधारित है, विज्ञान पर आधारित। यह धर्म की प्रधानता पर आधारित कौन है, परंपरागत सोच। अगर आप यहां देखें आधुनिकता, तो इसमें एक वैज्ञानिक विश्व दृष्टि की बात करता है, एक ग्लोबल वर्ल्ड व्यू जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पर आधारित है, यानी एक वैज्ञानिक मनोवृत्ति पर आधारित। अगर हम बात करें परंपरा की, तो वो किस पर आधारित, धर्म, प्रथा, परंपरा पर आधारित। अगर हम कहें तो यह आधुनिकता जो है वो सार्वभौमिकता की बात करती है, सबके लिए एक समान, समानता, सार्वभौमिकता की बात करेगी पूरी दुनिया पर।
और यहां पर अगर हम कहें तो यह सार्वभौमिकता की बात नहीं करेगी, यह स्थानिकता की बात करेगी, स्थानीय मूल्य प्रथा परंपरा। यूरोप में हो क्या रहा था कि 12वीं 13वीं शताब्दी तक परंपरा धर्म इतना इसका प्रभाव था कि व्यक्ति कोई भी चीज में तर्क बुद्धि विज्ञान चिंतन आदि की बात ही नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही यूरोपीय समाज में बौद्धिक क्रांति होती है, यही बौद्धिक क्रांति रेनेसा के रूप में, रेनेसा मतलब पुनर्जागरण, यूरोप जो है वो पहले सोया हुआ था, अब वह जाग चुका है। यूरोप में प्रबोधन आता है 17वीं और 18वीं शताब्दी में, जहां वैज्ञानिक प्रगति होती है, जहां हर क्षेत्र में नई नई विचारधारा विज्ञान सम्मत बातें यहां पर आने लगती है। और धीरे धीरे अब चर्च की कार्यवाही पर प्रश्न होने लगता है, धीरे धीरे राजा की कार्यवाही पर प्रश्न होने लगता है, नागरिकों के अधिकार की बात होने लगती है। ये इस पीरियड की देन है ना। तो थोड़ा सा हम यूरोप में आधुनिकता का प्रवेश जो है, पहले हम आधुनिकता का आशय लिखते हैं। एक हेडिंग छोटा बनाओ, यूरोप में आधुनिकता। लिखिए, एक हेडिंग बना लेंगे, समास। अगला, यूरोप में आधुनिकता का प्रवेश। देखिए, सामान्य बोलचाल, देखिए सामान्य बोलचाल की भाषा में, सामान्य बोलचाल की भाषा में आधुनिकता का आशय, सामान्य बोलचाल की भाषा में आधुनिकता का आशय, आधुनिक मूल्य, ब्रैकेट में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिक मूल्य, ब्रैकेट में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, ब्रैकेट बंद, पर आधारित, आधारित बौद्धिक एवं तार्किक दृष्टिकोण से है, बौद्धिक एवं तार्किक दृष्टिकोण से है, जो अतार्किक मान्यताओं, रूढ़ियों, परंपराओं आदि का विरोध करता है, जो अतार्किक मान्यताओं, रूढ़ियों, परंपराओं आदि का विरोध करता है। कि आधुनिकता यानी मॉडर्निटी, आधुनिकता यानी मॉडर्निटी लैटिन शब्द, लैटिन शब्द मोडोस से बना है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ परंपरा से अलगाव, सेपरेशन फ्रॉम ट्रेडिशन, जिसका अर्थ परंपरा से अलगाव, कॉमा वर्तमान की बात आदि से है। अर्थात शाब्दिक दृष्टिकोण से, अर्थात शाब्दिक दृष्टिकोण से आधुनिकता का आशय, आधुनिकता का आशय
परंपरागत सोच, मूल्य, मान्यता आदि से हटकर, परंपरागत सोच, मूल्य, मान्यता आदि से हटकर विचार के तरीके से है, जो विचार के तरीके से है, जो वर्तमान हेतु प्रासंगिक है, विच इज रेलेवेंट टू मॉडर्न टाइम, जो वर्तमान के लिए प्रासंगिक है। आधुनिकता एक प्रकार का ज्ञानोदय है, एक प्रकार का ज्ञानोदय मतलब ज्ञान का उदय, जहां व्यक्ति बुद्धि, तर्क, चिंतन, जहां व्यक्ति बुद्धि, तर्क, चिंतन आदि के आधार पर, बुद्धि, चिंतन, तर्क आदि के आधार पर किसी भी घटना की व्याख्या करता है, किसी भी घटना की व्याख्या करता है। यह आधुनिकता का सामान्य संदर्भ है। इट इज द कॉमन पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्निटी। यह आधुनिकता का सामान्य संदर्भ है। लेकिन देखो बच्चों, हम लोग यहां पर सोशियोलॉजी में मॉडर्निटी पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा क्या है, अलग होगा। यानी यह आधुनिकता का सामान्य संदर्भ, आधुनिकता का मतलब क्या हुआ अब आप समझ गए। जैसे परंपरागत बातें कहती है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, प्रथा के आधार पर, परंपरा के आधार पर बातों को मानो। आधुनिकता क्या कहती है, नहीं, जो तर्क, बुद्धि, चिंतन की कसौटी पर सही हो उसी बात को मानो, है ना। परंपरा कहती है ये करो, प्रथा कहती है ये करो, लेकिन आधुनिकता कहती है ऐसा करना चाहिए। जो सार्वभौमिक मानदंड की बात, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो स्वीकार्य हो उसकी बात करता है। तो ये तो आधुनिकता का सामान्य अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ। अब समाज शास्त्र में आधुनिकता का आशय क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके नोट करते हैं। लिखिए, समाज शास्त्र में आधुनिकता शब्द का प्रयोग यूरोप में, समाजशास्त्र में आधुनिकता शब्द का प्रयोग यूरोप के समाज में 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य आए यूरोप के समाज में 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य आए आमूल चूल परिवर्तन, व्यापक परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन, आमूल चूल मतलब रेडिकल, बहुत अधिक त्वरित चेंजेस, आमूल चूल परिवर्तन या व्यापक परिवर्तन के उस दौर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिसमें उस दौर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिसमें इस अवधि में यूरोप के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जिसमें इस अवधि में यूरोप के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में आया क्रांतिकारी बदलाव शामिल है।
आया, क्रांतिकारी बदलाव शामिल है। क्रांतिकारी बदलाव शामिल है। और यूरोप में आधुनिकता को लाने में विभिन्न क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखो बच्चों, समझना कि आधुनिकता क्या करती है, यूरोप के समाज को डार्क एज से उठाकर मॉडर्न एरा में लाती है। ये जो आधुनिकता आई वह कैसे आई, तो विभिन्न क्रांतियों का योगदान है इसमें। एक को कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, यानी बौद्धिक क्रांति, है ना। दूसरे को हम कहते हैं वाणिज्यिक क्रांति, कमर्शियल। वाणिज्यिक क्रांति, कमर्शियल रिवॉल्यूशन। तीसरे को हम कहते हैं वैज्ञानिक क्रांति। और चौथे को हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। और पांचवें को फ्रांसीसी क्रांति। यानी यूरोप को आधुनिकता में लाने वाला, डार्क एज से उठाकर मॉडर्न एरा में लाने में रिवॉल्यूशन का योगदान है। इसी रिवॉल्यूशन ने जो सोशल, इकोनॉमिक, फिलोसॉफिकल, रिलीजियस, कल्चरल हर पैराडाइम में यूरोप को क्या कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया। और ये क्रांति कई क्षेत्रों में संपन्न हुई। तो पहला बौद्धिक क्रांति है, जिसको हम दो क्षेत्रों में देख सकते हैं। कौन कौन? पहला पुनर्जागरण, रेनेसां, और दूसरे को हम प्रबोधन, एनलाइटनमेंट के रूप में देखते हैं। ये कैसी है बौद्धिक क्रांति? वाणिज्यिक क्रांति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब देखो, पूरा यूरोप का समाज जो कल तक धर्माधारित था, जो कल तक प्रथा परंपरा आधारित था, वो 18वीं शताब्दी तक आते आते मॉडर्न सोसाइटी हो जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो वो कैसे हुआ? तो यूरोप में आधुनिकता ने, और आधुनिकता कैसे आई? आधुनिकता हर क्षेत्र में परिवर्तन की बात करती है, वर्तमान में आए परिवर्तन का सूचक है। तो वो बौद्धिक क्षेत्र में बौद्धिक क्रांतियां संपन्न हुई, जिसको हम पुनर्जागरण या प्रबोधन के नाम से जानते हैं। वाणिज्यिक क्रांति 1450 से लेकर मतलब 15वीं शताब्दी के अर्धांत से लेकर 1800 के बीच में पूरी दुनिया में कॉमर्स के क्षेत्र में, यानी अर्थ के क्षेत्र में क्रांति हुई, जहां पर दुनिया विभिन्न व्यापारिक जो है संबंधों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक क्रांति, जहां लोग विज्ञान के आधार पर सोचने लगे और हर क्षेत्र में विज्ञान का बोलबाला देखा गया, जहां न्यूटन जैसा विद्वान आता है, जहां कोपरनिकस जैसा व्यक्ति आता है, जहां गैलीलियो जैसा व्यक्ति आता है, जहां पर विलियम हार्वे जैसा विद्वान, जहां चार्ल्स डार्विन जैसा। तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होता है। इसी प्रकार औद्योगिक क्रांति 1760 के बाद से इंग्लैंड में शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे यूरोप में कैसे औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन हो गया। कल तक छोटी मात्रा में उत्पादन होता था और कालांतर में मशीनों की मदद से विपुल मात्रा में उत्पादन होगा। अब इन सब से क्या होगा कि यूरोप में जो पहले का समाज था वह परिवर्तित हो जाएगा और नया समाज आएगा। इसी को हम आधुनिकता की तरफ कहेंगे। और एक लास्ट में किसका योगदान है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। अब देखो बच्चों,
अक्सर यूपीएससी क्या करता है, इन 5 में से किसी एक से उठाकर प्रश्न पूछता ही। कभी कह देगा प्रबोधन का, जैसे इसी साल पूछा है कि प्रबोधन ने कैसे समाजशास्त्र के उदय में योगदान दिया। कभी पुनर्जागरण पूछ देता है, कभी कहता है औद्योगिक क्रांति के उप उत्पाद के रूप में समाजशास्त्र है, कभी कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति ने कैसे समाजशास्त्र को विषय के रूप में जन्म दिया। कई बार कहता है वैज्ञानिक क्रांति ने कैसे यूरोप में वैज्ञानिकता का प्रवेश कराया। यानी पूरे के पूरे यूरोप के सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने में, मॉडर्नाइज का मतलब पहले से हटकर चीजों को सोचना, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, साइंस, लॉजिक। यानी कल तक हम परंपरा की बात पर स्वीकार करते थे, परंपरा की बातों को मानते थे, धर्म में कई बातों को मानते थे। आज हम बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, समझ के आधार पर, चिंतन के आधार पर चीजों को देखने लगे। तो ये जो यूरोप में आधुनिकता का मतलब सिर्फ आधुनिक परिधान पहनना नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति मॉडर्न कपड़ों से लैस हो लेकिन उसकी सोच पुरातन हो। जैसे हो सकता है कोई व्यक्ति आधुनिक जीवन शैली जी रहा हो लेकिन वह परंपरागत हो, जो हर बात में धर्म की बात करता हो, जो हर बात में प्रथा, परंपरा, जाति की बात करता हो। वह कितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से युक्त हो, वह कितना भी मॉडर्न कपड़े पहन ले, उसकी सोच क्या है, पुरातन है। तो आधुनिकता का मतलब सिर्फ वस्त्र परिधान से, आधुनिकता क्या है, एक विश्व दृष्टि है, एक ज्ञानोदय है। एक आधुनिकता जीवन के हर क्षेत्र में परिलक्षित होती है, विचार से, विश्वास से, प्रथा से, परंपरा से, व्यवहार से। यानी व्यक्ति पहले से हटकर अब व्यवहार करता हो। तो यूरोप का समाज कल तक परंपरागत आधार पर था, आज धीरे धीरे वहां क्या हो रही है, वहां पर प्रगति हो रही है, परिवर्तन हो रही है। और यूरोप समाज कल तक जो धर्म कर्म पर आधारित था, अब धीरे धीरे वो विज्ञान पर आधारित होगा। और इसी को लाने में बहुत सारी क्रांति का मतलब समझते हैं आप, किसको हम क्रांति कहते हैं? क्रांति का मतलब होता है अचानक आया कोई संरचनात्मक परिवर्तन। जब हम क्रांति की बात करते हैं, एक क्रांति, हिंसक क्रांति जो आप कहते हैं वो अलग है। समाजशास्त्र में हम क्रांति किसको कहते हैं? रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्थापित व्यवस्था, हो सकता है वो व्यवस्था सामाजिक जीवन में हो, आर्थिक जीवन में हो, राजनीतिक जीवन में हो, सांस्कृतिक जीवन में हो। तो कोई भी स्थापित जो भी संरचनात्मक व्यवस्था है, उसके स्थान पर कोई नई व्यवस्था अचानक आ जाए। देखो, दुनिया में परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, हर चीज में परिवर्तन होता है, आज है वो कल परिवर्तित होगा। लेकिन जब हम क्रांति की बात करते हैं तो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, यानी कम समय में अचानक कोई बड़ा परिवर्तन। कल तक यूरोप का समाज खेतीबाड़ी पर आधारित था, किसान आधारित अर्थव्यवस्था था। अगले 100 वर्ष में यूरोप का समाज पूरी तरह किस पर आधारित हो जाएगा? उद्योग पर आधारित। कल तक यूरोप की आधी से अधिक आबादी गांव में रहती थी, कालांतर में औद्योगिक क्रांति होगी, औद्योगिकीकरण होगी, नगरीकरण होगी और धीरे धीरे नगरीय आबादी की प्रतिशतता बढ़ जाएगी। कल तक लोग धर्म का विरोध नहीं कर पा रहे थे, आज जीवन के हर क्षेत्र में लोग बुद्धि, विज्ञान, तर्क, चिंतन के आधार पर सवालिया निशान उठाने लगेंगे। कल तक राजा को हम ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, आज राजा के औचित्य पर सवाल उठेंगे। और यही यूरोप में हुआ। तो क्रांति मतलब किसी भी स्थापित व्यवस्था, प्रक्रिया में अचानक कम समयावधि में आया आमूलचूल परिवर्तन। और यूरोप में भी यही हुआ कि पिछले हजारों वर्षों से जो यूरोप सोया हुआ था, उसको अगले 3-4 शताब्दियों ने झकझोर कर रख दिया, उसे जगा कर रख दिया, निद्रा से बाहर लाया और यूरोप को आधुनिकता के मार्ग पर प्रशस्त किया। जैसे आधुनिकता के मार्ग पर यूरोप आगे बढ़ेगा, लोगों की सोचने की क्षमता बदलेगी, लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन बदलेगा और उससे अचानक जब परिवर्तन होगा तो समस्या आएगी। औचित्य नहीं समझते ईसा? औचित्य का मतलब उसका क्या बेस है, क्या आधार है ना? तो क्लियर हुआ। आज पहली क्लास है, आराम आराम से बच्चों समझेंगे। आज आपको पूछने का कम समय दिया, अब तक यहां क्रांति तक एनी डाउट, अगला 5-7 मिनट आपका है, पूछें आप सवाल, बताएं कोई भी डाउट।
क्या बात है, हमारे बच्चों को कोई डाउट ही नहीं रहा। वाह, मजा आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। और ये पहला जो चैप्टर का 2-3 वीडियो सुन लोगे ना, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का 1-2 चैप्टर आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा, जो कि जीएस में आपको पढ़ना भी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, चीजों को देखते रहना, उसके आधार पर डिसाइड करना। आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप। चलिए, सब समझ आ रहा है। अब आप करेंगे क्या, कोई भी सोशियोलॉजी का जो भी बेसिक, नहीं तो एनसीईआरटी तो है ना, तो कल एनसीईआरटी जो है 11वीं क्लास वाली, उसका पहला चैप्टर पढ़कर आएंगे। कल हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या आमूलचूल का मतलब रेडिकल, अचानक बहुत बड़ा बदलाव, जिसको कहते हैं रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। बंधुता का मतलब फ्रैटर्निटी, एक दूसरे से भाईचारा। मेरी तारीफ कोई बात नहीं, आप समझ लें वही बहुत है। देखो, क्लास का प्रयोजन मैंने पहले ही दिन कहा था कि 6 महीने में हम आपको समाजशास्त्री तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पिछले 22-24 साल में जब मैं प्रॉपर समाजशास्त्री नहीं बन पाया तो मैं झूठा कमिटमेंट किया। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप इसको समझ लेंगे तो यूपीएससी के प्रश्न को किसी भी रूप में आप पूछा जाए, लिखने की स्थिति में होंगे। मजा आएगा, है ना। ज्यादा मजा नहीं लेना है, समझते हुए पढ़ना है ना। ठीक है, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क क्या है, असाइनमेंट में आपको मैं दे रहा हूं कि आपका असाइनमेंट क्या है। पहले तो आपको न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 पढ़कर आना है, जिसमें सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, सोशियोलॉजी का अदर साइंस से रिलेशन, प्लस सोशियोलॉजी का थोड़ा बैकग्राउंड दिया है। आपको ये पढ़कर आना है। और दूसरा, एक जो है बेसिक होमवर्क एक और मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा फ्रांसीसी क्रांति, है ना। फ्रांसीसी क्रांति कोई भी स्रोत मिलेगा आपके पास, नहीं तो गूगल देवता है ही, उनकी मदद से आप इसको पढ़ कर आएंगे। तो कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, पुनर्जागरण और प्रबोधन का क्या योगदान रहा। फिर हम लोग वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, यानी कल हम लोग समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में बनाने में जो वहां की बौद्धिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नजीम, क्या इंडिया में विकास और क्रांति नहीं, यूरोप से तो आगे, 18वीं शताब्दी तक तो हम यूरोप से बहुत आगे चल रहे थे, है ना। पिछले लगभग 3 शताब्दियों में हम पिछड़ गए, खास करके 19वीं शताब्दी के बाद, नहीं तो 18वीं शताब्दी तक तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हमारा बड़ा योगदान था। हंसते क्यों नहीं है, ठीक है, कोशिश करूंगा, है ना। चलिए, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें। आज आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें इस चैप्टर का अब तक का सारा क्वेश्चन है बच्चों, तो उसको आप रखेंगे ताकि कल को हम लोग प्रैक्टिस भी तो करें। जब यह यूनिट खत्म हो जाएगा, देखेंगे भी तो आपकी आप प्रश्न करने की स्थिति में हैं अथवा नहीं है। तो प्रश्न भी है, सारा एनालिसिस भी है, और पीडीएफ नोट्स जल्द मिल जाएगा। चलिए, सुप्रिया, प्रियांशी, मनोज, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, ठीक है। रितेश, ईशा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।